Hello friends, welcome back. Today we will continue the next part of COVID-19. हमने अपने पिछले लेक्चर में कोविड-19 का जो पहला लेक्चर लिया था उसमें हमने आपको वायरस से संबंधित सारी जानकारी दे दिया था और ये बोला था कि अपने अगले लेक्चर में हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि इस वायरस का संक्रमण कहाँ हो रहा है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक कर रहा है, क्योंकि इससे होने वाली जो बीमारी है हम इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज़ भी कह सकते हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह सकते हैं इसको। यानी कहने का मतलब कि कोरोना वायरस का जो मेन ऑर्गन है जिस पर वो अटैक कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो आइए और एक थोड़ी सी जानकारी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लेते हैं कि कोरोना वायरस जब हमारी बॉडी में संक्रमण करता है तो इसका सीधा अटैक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लें। यहाँ पे हमने आपको सेगमेंट वाइज डायग्राम दिखाया है, नंबरिंग किया है 1, देन आफ्टर 2, इसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 और 5। इसी क्रम में हम एक एक डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। मालूम है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ये कौन है, ये एक पेयर लंग्स होते हैं, 1 पेयर लंग्स, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जो कि हमारी वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा कौन है, ये है जिसको हम थोरैसिक कैविटी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम उसको जो है वक्ष गुहा कहते हैं। तो इसके अंदर ये लंग्स जो होते हैं ये हमारे रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा बनाए गए केज के अंदर पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। इनके चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन का एक आवरण होता है जो हमारे लंग की सुरक्षा करता है। इस वायरस का जब संक्रमण होता है, एंट्री का जो रूट होता है, तो अक्सर आपने विज्ञापन में देखा होगा या जो जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको सूचनाएं दी जाती है सरकार के द्वारा, तो उसमें ये बताया गया है कि इस वायरस की एंट्री जो होती है वो हमारे माउथ से हो सकती है या फिर हमारे नाक से हो सकती है और या फिर आँख से इसका संक्रमण हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन रूट है जिसके थ्रू इसका इन्फेक्शन होता है वो है हमारे नॉस्ट्रिल्स, नाक के छिद्र, नासा छिद्र जिनको हम कहते हैं। यानी कि इस रास्ते से वायरस का संक्रमण होता है। दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर रूट है इन्फेक्शन होने का वो माउथ से है, क्योंकि अगर मुंह से भी हवा अगर हम लेते हैं, किसी कारण से मुंह से हवा ले रहे हैं, तो ये जो वायरस हैं ये मुंह से सीधे हमारे पहुंचेंगे फैरिंग्स रीजन में या ग्रसनी पार्ट में पहुंचेंगे, जो हमारी बक्कल कैविटी के पीछे का ये पार्ट होता है, दिस वन, यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा फैरिंग्स होता है, फैरिंग्स जिसको हम ग्रसनी कहते हैं, ये जो है हवा और भोजन, इन दोनों का एक कॉमन पासेज होता है। इसी रूट से हो करके हवा भी एंटर करती है हमारे ट्रैकिया में और लंग्स में, और इसी रूट से हो करके भोजन फूड पाइप में जाता है। मीन्स यू कैन से दैट द फैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड बोथ। तो अगर हम इनहेल नाक से कर रहे हैं तो वायरस की एंट्री नाक से होगी, अगर हमने इनहेल कर लिया माउथ से तो हवा मुंह से अंदर गई तो भी ये इसी फैरिंग्स रीजन में आएगी। अब यहाँ से रूट अगर हम देखें वायरस के एंट्री का रूट, तो अब आप ये देखिए, ये हमारे नाक का छेद है और ये नाक का छेद पीछे की तरफ वेस्टिब्यूल में खुलता है और वेस्टिब्यूल से पीछे एक बड़े चैम्बर में जा रहा है और इस चैम्बर का हम नाम क्या दे रहे हैं, दिस चैम्बर इज नोन एज नेसल चैम्बर। तो आपका ये जो वायरस है इसकी एंट्री इस रूट से होगी एयर के थ्रू, यहाँ से हो करके ये नेसल चैम्बर में आएगा, नेसल चैम्बर से हो करके ये इंटरनल नैरिस है, यहाँ से हो करके ये हमारे नेसोफेरिंग्स पार्ट में पहुँचेगा। नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स से अब यहाँ से इसका जो रूट होता है वो सीधे हमारे ट्रैकिया में होता है, ये है। आप देखेंगे जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी जो है वो इस रास्ते हो करके इधर से पहले आती है नेसोफेरिंग्स में, आगे चल करके यह नेसोफेरिंग्स बाईपार्टाइट हो जाता है, यानी कि 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। इसमें से एक भाग जो होता है उसको हम लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं और जो दूसरा भाग होता है उसको हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स। यस, लैरिंगोफेरिंग्स इज दैट पार्ट ऑफ फेरिंग्स विच एंटर्स द रेस्पिरेटरी रूट, दैट इज द ट्रैकिया। और यहाँ पर ट्रैकिया एक हमारी विंड पाइप होती है। ये ट्रैकिया जो है, जो आप ये यहाँ पे टच करेंगे तो आपको फील होगा, ये जो ट्रैकिया है ये हमारी विंड पाइप है। ये पूरे गर्दन में होती है,
गर्दन से फिर आगे ये हमारे पूरे थोरैक्स में होती है और यहाँ पर फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पर आकर के ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। इसमें से एक हमारे चला जाता है राइट लंग में और दूसरा जाता है लेफ्ट लंग में। तो यह जो डिवीजन होता है इसको हम नाम क्या देते हैं, हम इसे ब्रोंकस कहते हैं। इनमें से एक ब्रोंकस हमारे राइट लंग में जाएगा, राइट, और दूसरा जो ब्रोंकस होगा वो हमारे लेफ्ट लंग में चला जाएगा। अब यह जो ब्रोंकस है, यहां से देखिए ये ढक्कन होता है इस पर लगा हुआ जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस जिस समय हम एयर को ले रहे होते हैं अंदर, तो उस समय यानी इनहेल कर रहे होते हैं हवा को, तो उस समय ये एपिग्लॉटिस ऊपर उठ करके ट्रैकिया के मुंह को खोल देता है। ट्रैकिया का जो मुंह है हम इसको ग्लॉटिस कहते हैं। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन लगा है ये कार्टिलेज का होता है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर एपिग्लॉटिस जो है ये जिस समय ट्रैकिया ऊपर उठेगा तो एपिग्लॉटिस इससे चिपक जाता है और इससे इसका मुंह बंद हो जाता है, और जब ये नीचे रहेगा तो हवा इधर से पास हो रही है। अब आप देख रहे हैं हवा का डायरेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, यहां से निकलकर यह जो एयर है ये दोनों साइड में चली जाती है, इस लंग में भी जाएगी और इस लंग में जाएगी। आगे चल करके यह जो हमारा ब्रांकस है, अगर हम यहां पर देखें कि ये अगर ये लेफ्ट ब्रांकस है तो ये राइट ब्रांकस है, दिस वन। अब ये जो राइट ब्रांकस है आगे चल करके प्राइमरी ब्रांकस बोलेंगे इसको। कौन सा ब्रांकस बोलेंगे? ये है प्राइमरी ब्रांकस। आगे से इसकी तमाम ब्रांचेज निकलती हैं और इन ब्रांचेज, इनकी शाखाओं को हम सेकेंडरी ब्रांकस बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रांकाई बोलते हैं। अब ये सेकेंडरी ब्रांकाई आगे चल करके टर्शियरी ब्रांकाई में चेंज हो जाती हैं क्योंकि इनमें तमाम डिवीजन होते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ब्रांकस है ये आगे चल करके प्राइमरी ब्रांकस जो है सेकेंडरी में चेंज हुआ, सेकेंडरी से टर्शियरी हुआ, और इसमें फिर ब्रांचिंग होने के बाद ये बनता है टर्मिनल ब्रांक्यूल। ये है टर्मिनल ब्रांक्यूल। ये नली टर्मिनल ब्रांक्यूल आगे चल करके फिर डिवाइड होती है, तो इसे बोलते हैं हम रेस्पायरेटरी ब्रांक्यूल। RB स्टैंड्स फॉर रेस्पायरेटरी ब्रांक्यूल एंड हियर द AD स्टैंड्स फॉर एल्वियोलर डक्ट, राइट। एक बार यहां से हमारे रेस्पिरेटरी रूट को फिर से देखिए। हवा हमारे नाक के छेद से होकर नेसल चैम्बर में प्रवेश करती है, नेसल चैम्बर से होकर के इंटरनल नेर्व्स से होकर के ये नेसोफेरिंग्स में जाती है। नेसोफेरिंग्स से यह एयर एपिग्लॉटिस का ढक्कन उठेगा और ये ग्लॉटिस से होकर के ट्रैकिया से अंदर आती है, और ट्रैकिया दो भाग में डिवाइड हो गया। एक जाता है लेफ्ट लंग को, इसको बोलते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस, और दूसरा जाता है हमारे राइट लंग में, इसे बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रांकस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्राइमरी ब्रांकस सेकेंडरी ब्रांकस, सेकेंडरी से फिर टर्शियरी, टर्शियरी से फिर टर्मिनल ब्रांचेज, यानी कि ढेर सारी शाखाएं यहाँ पर बन जाती हैं। और इस तरीके से जो फाइनल डिवीजन इसका होता है उस नली को हम बोलते हैं क्या? ये रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल। और यहीं से रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल से जुड़ी हुई ये बैलून लाइक छोटे छोटे ये पॉकेट्स होते हैं हमारे लंग के अंदर, जो कि लंग्स की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। यानी कि हमारा जो लंग होता है वो इन्हीं छोटी छोटी पुटिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, और हम इनको नाम देते हैं एल्वियोलाई। तो इस तरीके से द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग और द एल्वियोलाई, राइट। अब आपको समझ में आ गया कि गैस का एक्सचेंज कहाँ से कहाँ होगा, हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए, हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो सेगमेंट में डिवाइड करके देखते हैं। कौन कौन सा? एक हमारा होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो आपका केवल यहां तक होता है, दिस वन। अगर हम देखें इसके ऊपर का हिस्सा, यानी कहने का मतलब कि इसमें कौन कौन आ रहे हैं, इसमें नॉस्ट्रिल से लेकर के लैरिंग्स तक का जो पार्ट होता है, लैरिंग्स जहां पर हमारा स्वर यंत्र होता है स्थित, ये स्वर यंत्र है जहां से आवाज निकलती है, इसको हम लैरिंग्स कहते हैं। तो इतना जो पोर्शन है इस पॉइंट तक आप देख रहे हैं, यह जो पार्ट यहां पर है इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कोटेड विद म्यूकस। यहां पर म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होती हैं जिनको हम गोबलेट सेल्स कहते हैं, और लाइनिंग जो इसकी होती है अगर हम यहां से देखें लैरिंग्स से आगे की, तो अब उसे हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रैकिया एंड इट इज अप टू लंग एल्वियोलाई। ट्रैकिया से स्टार्ट हो करके ये लंग एल्वियोलाई तक होता है। कहां से कहां तक? यहां से, यह ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है ग्लाटिस से, यहां से स्टार्ट हो करके और लंग एल्वियोली तक का ये कंप्लीट जो पार्ट है हम इसको बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरह से ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अब अगर हम देखें कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अंदर की जो लाइनिंग इसकी है, जो एक्सपोज्ड होती है, वो किस प्रकार के एपिथेलियम से बनी होती है। आपको पता है कि हमारे किसी भी ऑर्गन का जो एक्सपोज्ड सरफेस होता है वो एपिथेलियम का होता है, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो यहाँ पर भी जो नली है, इस नली की जो कोटिंग है वो अंदर की लाइनिंग वो क्या होगी? वो जो है एपिथेलियम की बनी होगी। और किस पार्ट में किस प्रकार का एपिथेलियम होता है, एक थोड़ी सी बात हम आपको यहाँ पर बताने चल रहे हैं। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अब इस डायग्राम को हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे और इस पर हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसकी इनर लाइनिंग किस तरह की होती है। अब अगर हम देखें तो जो ट्रैकिया हमारा होता है, ट्रैकिया से इसके पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का देख लें। पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट इज कोटेड विद म्यूकस, और यहां पर जो एपिथेलियम होता है इट इज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ये जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसकी लाइनिंग जो होती है इसको हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। और इसमें जो है विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, जिनको हम नाम देते हैं गोबलेट सेल्स। ये गोबलेट सेल्स एक लसलसा लिक्विड सेक्रीट करते हैं और यह लसलसा लिक्विड हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करता है? इसकी लाइनिंग को मॉइस्ट रखता है, नम रखता है और गीला रखता है। और खास करके यह जो है जर्म्स के खिलाफ काम करता है। चूंकि हम जब सांस लेते हैं तो सांस के साथ डस्ट पार्टिकल्स और उनमें तमाम जर्म्स हमेशा आते रहते हैं, इन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक जनरल जो बैरियर होता है, एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म यहाँ पर होती है किसी भी पैथोजन के खिलाफ जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। तो सबसे पहले तो उसको यहीं पर ट्रैप कर लिया जाएगा। इसलिए आपके नेजल चैम्बर में यहाँ से पीछे की तरफ लैरिंग्स तक के पार्ट में अगर देखें तो म्यूकस कोटिंग होती है। तो डस्ट के साथ आए हुए जो जर्म्स होते हैं जनरली आपके नेसल चैम्बर में चिपकते रहते हैं और पीरियडिकली आप लगभग 10 से 12 घंटे पर या 24 घंटे में आप अपनी नाक साफ कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस डस्ट पार्टिकल के साथ ही बैक्टीरिया भी चले जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस इतना ढीठ है कि ये यहाँ नहीं और इससे आगे पास होता है, यानी कि म्यूकस से आगे बढ़ता है। अब अगर हम आप देखें तो जो हमारा ये ट्रैकिया है, अब ट्रैकिया की जो लाइनिंग है, इस ट्रैकिया की लाइनिंग भी इसी से बनी हुई है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से। लेकिन जब हम ब्रांकस में चलते हैं तो ब्रांकस में यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम होता है। जो ब्रांकस होता है इट इज मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। यहां से बैक्टीरिया, ये कोरोना वायरस यहां से पास होकर के इन्फेक्शन जब होता है तो कुछ दिन तक का स्टे वायरस का कहां पर होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो हमको सिम्टम्स आते हैं, जो डैमेज होता है वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। यानी कहने का मतलब नेसल चैम्बर में प्रॉपरली कोई डैमेज नहीं होता। यहाँ से जब हम आगे चलेंगे लैरिंग्स में, यहाँ पर भी इस तरह का कोई डैमेज नहीं होता। ट्रैकिया तक डैमेज रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होता है?
क्योंकि वायरस की बॉडी पर जो स्पाइक प्रोटीन अभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, जो कि इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है, तो जो उसके सरफेस पर स्पाइक प्रोटीन होता है उसके लिए रिसेप्टर्स हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं होते, इसलिए वायरस की एंट्री यहां किसी भी सेल में नहीं होती, राइट। यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर वायरस काफी दिनों तक रह गया तो उस पर्सन में किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं आएगा। अधिकतम हो सकता है कि रनिंग नोज की कंडीशन बने, जुकाम हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई इस तरह की फैटल कंडीशन बनने नहीं जा रही है। लेकिन जब इस वायरस की एंट्री हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, पासिंग थ्रू द ट्रैकिया, तो यहां से फिर अब दिक्कत बढ़ती है। तो ट्रैकिया से पास हो करके जब ये हमारे लंग एल्वियोलाई में आता है, कहां से? ट्रैकिया से पास होकर के ब्रांकस में आया, ब्रांकस से इसकी तमाम ब्रांचेज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर टर्मिनल ब्रांकियोल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल से कंडीशन खतरनाक होने लगती है जब वायरस यहां पर पहुंचता है। यहां से फिर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि लंग एल्वियोलस, ये इसका सबसे महफूज ठिकाना है हमारे लंग के अंदर। तो इसका सीधा स्टे वायरस का कहां पर होता है? वो हमारे लंग एल्वियोलाई के अंदर होता है। एंड यू नो दैट द लंग एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग। ये हमारे फेफड़ों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बहुत ही डेलिकेट सेंसिटिव ऑर्गन है। गैस का ब्लड के साथ एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे इसी चैम्बर में होता है, राइट। तो अब हम चलेंगे और अपने इस लंग एल्वियोलाई का डिटेल स्ट्रक्चर यहां पर लेबल किया गया है डायग्राम नंबर 2, इस पर चलेंगे। कम टू दिस वन। अगर हम यहां पर देखें तो ये एक चैम्बर लंग एल्वियोलाई का, ये ब्लैक लाइनिंग से हमने आपको दिखाया है यहां पर, दिस वन, ये एक चैम्बर है और इसके चैम्बर की जो दीवार है, यहां पर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। लंग एल्वियोली की दीवार का निर्माण करने वाली सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? दीज आर नोन एज, क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं न्यूमोसाइट्स, राइट। अब तक आप समझ गए हैं कि हमारे लंग का जो मेन पार्ट है वो एल्वियोलस है। एल्वियोलस की जो लाइनिंग है, इसको बनाने वाली कोशिका का नाम क्या है? द सेल फॉर्मिंग द वॉल ऑफ लंग एल्वियोलाई known as न्यूमोसाइट, दिस वन। ये कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारे लंग एल्वियोलाई का निर्माण करती हैं। तो वो ये सेल्स हैं जो यहां पर दिखाई गई हैं। ये जो न्यूमोसाइट्स हैं, दीज आर फ्लैट स्क्वामस सेल्स, फ्लैट स्क्वामस सेल्स, और इस एपिथेलियम को हम नाम देते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यहां आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि यह जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, यहां पर गैस डिफ्यूजन के लिए जिम्मेदार है। गैस डिफ्यूजन यहां पर होता है किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। किसके साथ? विद ब्लड। हमारे ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी रेस्पिरेटरी गैस का क्या होता है? एक्सचेंज यहां पर होता है। किस पर? लंग एल्वियोलाई पर। तो इसीलिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, आपने पढ़ा होगा कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम उसी ऑर्गन में पाया जाता है जहां पर 2 काम हो रहा होता है, या तो किसी लिक्विड का फिल्ट्रेशन हो रहा है और या फिर किसी गैस का डिफ्यूजन हो रहा है। तो यहां पर काम हो रहा है गैस का डिफ्यूजन, आपके केवल लंग की एल्वियोलाई में हो रहा है, इसलिए यहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है, राइट। यह जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, ये 2 प्रकार की कोशिकाएं यहां पर होती हैं। सेल्स को तो हम न्यूमोसाइट कहते हैं, लेकिन न्यूमोसाइट की 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? न्यूमोसाइट की यहां पर 2 कैटेगरी होती है, वो कौन कौन सी है? टू कैटेगरी ऑफ न्यूमोसाइट्स। इनमें से पहला है टाइप 1
और दूसरी न्यूमोसाइट्स हैं टाइप 2। इसमें जो टाइप 1 न्यूमोसाइट है रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। This one is responsible for gaseous exchange, and here this one secrete lecithin। यह एक मटेरियल लेसिथिन होता है एक्टिंग एज, जो कि यह एक लिक्विड है एक्टिंग एज सर्फेक्टेंट। यस, यह जो है लेसिथिन नाम का एक मटेरियल जो कि एक लिक्विड होता है और हमारे लंग एल्वियोली में एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। यस, देयर इज द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द न्यूमोसाइट्स। देयर आर टू काइंड ऑफ न्यूमोसाइट्स इन आवर लंग एल्वियोलाई एंड दीज आर द न्यूमोसाइट कैटेगरी 1 एंड द न्यूमोसाइट कैटेगरी 2। द न्यूमोसाइट कैटेगरी 1 आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज and the pneumocyte category 2 are responsible for the secretion of lecithin that is acting as surfactant। ये surfactant क्या होता है? यह एक प्रकार का लिक्विड होता है जो हमारे लंग की दीवार का सरफेस टेंशन घटा देता है। यहाँ पर सरफेस टेंशन को रेड्यूस कर देता है, तनाव को, इसका जो क्षेत्रीय तनाव होता है ये कम करके इसको चिपकने से रोकता है। अगर इनकी दीवार में अगर ये चिपक जाए, जो लंग एल्वियोलाई की जो दीवार है अगर ये कोलैप्स कर जाए तो इसके कोलैप्स करने के कारण क्या होगा कि फिर गैस का एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा। बात समझ गए, आ गई होगी। तो इस प्रकार से टाइप 1 जो होता है इट इज़ फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी रेस्पिरेशन का मुख्य कार्य कौन करता है? वो हमारा टाइप 1 होता है। जो टाइप 2 न्यूमोसाइट होता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट इज responsible to secrete here the lecithin that acts as the surfactant, और ये सर्फेक्टेंट हमारे लंग एल्वियोली के सरफेस टेंशन को रेड्यूस करके इसको चिपकने से रोकता है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कोरोना वायरस जब इसमें एंट्री करता है तो वो कौन सी कोशिका को प्रभावित करता है? क्या वो न्यूमोसाइट फर्स्ट को प्रभावित करता है या फिर वो न्यूमोसाइट सेकंड को? तो यहाँ पर हमारा आंसर है कि जो कोरोना वायरस है इसका संक्रमण किस पर होता है? वो न्यूमोसाइट सेकंड पर होता है। यस, द कोरोना वायरस इज गोइंग टू हिट दिस सेल दैट इज टाइप सेकंड न्यूमोसाइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइप 1 न्यूमोसाइट को क्यों नहीं अटैक करता, ये टाइप सेकंड को क्यों अटैक करता है? इसलिए क्योंकि टाइप सेकंड जो न्यूमोसाइट्स होती हैं इनके सरफेस पर एक विशेष प्रकार के रिसेप्टर प्रोटीन की पोजीशन होती है। यह जो रिसेप्टर प्रोटीन है, अभी हम अपने इस डायग्राम में अगले डायग्राम नंबर 3 में देखेंगे कि यह जो रिसेप्टर प्रोटीन है ये न्यूमोसाइट सेकंड पर होता है, ये न्यूमोसाइट फर्स्ट पर नहीं पाया जाता। इसलिए कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे लंग के न्यूमोसाइट फर्स्ट पर नहीं होता। किस पर होता है? ये न्यूमोसाइट सेकंड पर होता है। राइट, यानी कहने का मतलब कि इन्फेक्शन कहाँ होने जा रहा है? न्यूमोसाइट सेकंड में। इसमें से न्यूमोसाइट सेकंड एक, अब देखिए ये लंग का इसके ब्लड कैपिलरी के साथ संबंध है। ये खून की नली है, दिस वन, ये खून की नली है और ये फेफड़ा है। तो ऑक्सीजन यहाँ से आएगी और ब्लड में मिक्स हो जाएगी और हमारे खून में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग एल्वियोलाई के साथ बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक एक्सचेंज होता है लंग एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के साथ। लेकिन यहीं पर आकर अत्याचार करता है कौन? ये आपका कोरोना वायरस जो है वो यहीं पर आकर के अत्याचार करता है, हमारे लंग एल्वियोलाई और इन ब्लड कैपिलरीज के बीच में आकर गेम खेलता है। तो हम यहाँ पर इसकी एक सेल को निकालकर अलग कर रहे हैं और इसको हमने नाम दिया है न्यूमोसाइट सेकंड। राइट, अब आप यहाँ पर देखिए ये जो न्यूमोसाइट सेकंड है इनके सरफेस पर ये नीले रंग के हमने दिखाया है, ये विशेष प्रकार के प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को हमने ACE2 कहा है। यानी कि जो रिसेप्टर्स यहां पर पाए जा रहे हैं ये कौन है? दीज रिसेप्टर्स आर नोन एज ACE2। ACE2 इनका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेकंड, ये है।
इसका फुल नेम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेकंड, एंड दिस इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ न्यूमोसाइट सेकंड ऑफ लंग एल्वियोलाई। तो इस प्रकार से ये जो नीले रंग का ये रिसेप्टर है, ये वही सेल है जिसका नाम क्या है, ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। अब हमारा जो कोरोना वायरस होता है जब इस सेल पर आएगा तो इसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है, यहां पर जो स्पाइक प्रोटीन हमने कल डायग्राम में बताया था आपको, ये स्पाइक प्रोटीन जो है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसका ये हेड होता है एंड दिस वन इज द आर्म। इसमें इसके प्रोटीन को हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन 1 एंड दिस वन इज नोन एज S2, स्पाइक प्रोटीन 1 एंड दिस वन इज नोन एज स्पाइक प्रोटीन 2। तो इस तरह से ये जो स्पाइक प्रोटीन है उसका ये जो सरफेस है ये बाइंड करता है, किसके साथ बाइंड करता है, यानी अगर हम इसकी बाइंडिंग दिखाना चाहें तो देखिए ये जैसे है, ये इसका सरफेस है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर कौन होता है, प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का नाम ACE2। अब इसके और ये कौन है, ये स्पाइक प्रोटीन किसका है, ये वायरस का है और ये हमारे लंग का है। तो इस तरह से लंग के सेल्स की तरफ से रिसेप्टर मिलता है ACE2 और कोरोना वायरस का स्पाइक, इन दोनों के बीच में यहां पर एक प्रकार का पैच इस्टेब्लिश हो जाता है, दिस वन। इस तरह से वायरस और हमारी सेल के रिसेप्टर्स के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है फॉर द पॉइंट फॉर द अटैचमेंट, टू प्रोवाइड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। यहां पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से ACE2 का इसके साथ क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया, वायरस हमारे न्यूमोसाइट सेकंड के सरफेस पर सेट हो गया। अब इतना जैसे होता है, हमारे न्यूमोसाइट सेकंड में मौजूद मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल वेसिकल्स होती हैं जिनको हम लाइसोसोम कहते हैं। यस, क्या होते हैं, ये लाइसोसोम होते हैं। हमने यहाँ पर अपने में इस डायग्राम में दिखाया है, ये जो आप देख रहे हैं इस पे हमने प्राइमरी लाइसोसोम लिखा है। दरअसल में ये लाइसोसोम जो होते हैं ये झिल्ली के बने हुए पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनमें भरा हुआ होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसका मकसद केवल यही होता है कि अगर बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल शरीर के अंदर प्रवेश करे तो हम उसको घुसपैठिया समझ करके उसके ऊपर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उड़ेल देंगे और वो नष्ट हो जाएगा। इसी गरज से, बिल्कुल इसी लालच में लाइसोसोम अपने अंदर भरे हुए जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं इसको उड़ेलने के लिए आ जाता है। किस पर उड़ेलने के लिए आता है, वायरस पर। लेकिन अभी वायरस की एंट्री नहीं हुई है। वायरस की एंट्री कैसे हो रही है, जैसे ये वायरस यहाँ सरफेस पर सेट होता है वैसे ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड करके इस वायरस को अंदर ले लेती है। हमारी न्यूमोसाइट सेकंड ये समझती है कि ये बाहर से आने वाला घुसपैठिया है, तो इसको खींच लो अंदर और खींच करके लाइसोसोम को सौंप दो, जिससे लाइसोसोम अपने तेजाब रूपी लिक्विड से इसको जला दे। ये मकसद होता है। तो इस प्रकार से लाइसोसोम का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो इसको उड़ेल करके इसको क्या करेगा, मार डालेगा। ऐसा प्रयास किया जाता है और इसी कारण से हमारी सेल कोरोना वायरस को बाहरी समझकर खींच लेती है अंदर, और सेल के इस एक्शन को हम यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम में एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो का मतलब अंदर लेना, साइटोसिस माने सेल की एक प्रक्रिया, कोशिका की ऐसी प्रक्रिया जो किसी फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर खींच ले, हम इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं फैगोसाइटोसिस। हालांकि ये मैक्रोफेज नहीं है न्यूमोसाइट सेकंड, इसलिए हम इसके लिए टर्म फैगोसाइटोसिस यूज ना करके हम यहाँ पर सीधा कह रहे हैं एंडोसाइटोसिस कर ले रहा है, यानी कि इसको अपने अंदर ले रहा है। जब यह वायरस अंदर आता है तो एक पुटिका में या एक वेसिकल में बंद हो जाता है। दिस इज द वेसिकल, दिस वन इज द वेसिकल। इस वेसिकल के अंदर ये वायरस बंद हो गया और लाइसोसोम ने क्या किया कि अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके ऊपर डाल दिया। जब इसके ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाला तो जो वायरस की खोल है वो नष्ट हो गई। यस, वायरस की खोल नष्ट हो गई। अब आप कहेंगे साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वायरस मर गया। जी नहीं, वायरस की खोल ने अपना काम कर लिया है। क्या काम कर लिया है? वायरस की खोल पर स्पाइक प्रोटीन होता है, इसी की मदद से ये इस सेल के अंदर प्रवेश कर गया। तो खोल ने तो अपना काम कर लिया। अब खोल को चाहे डिजॉल्व कर दो, जो मर्जी हो वो कर दो। अब इसका जो जीनोम है वायरस का वो रिलीज हो जाता है।
इस वायरस का जो जीनोम है, मैंने आपको अपने पहले वाले लेक्चर में बताया था पार्ट 1 में कि ये जो वायरस का जीनोम है ये आरएनए है। और कैसा आरएनए है? ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। हम इस पर फोकस करेंगे और अच्छे से भी अगले सेगमेंट में हमने। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वायरस का जो ये आरएनए है ये हमारी सेल के अंदर रिलीज हो गया। अब हम यहां पर इस चीज को क्या लिखेंगे? ये वायरल आरएनए है, वायरल आरएनए है, ये हमारी सेल के अंदर रिलीज हो गया। कैसे हुआ ये काम? वायरस ACE2 रिसेप्टर से स्पाइक प्रोटीन की मदद से ये अंदर पहुंचा। अंदर पहुंचने के बाद ये एक वेसिकल में बंद हो गया। इस वेसिकल के साथ कनेक्शन किसका हो गया? प्राइमरी लाइसोसोम का। प्राइमरी लाइसोसोम के पास इसको गलाने के लिए क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसने इस वायरस की खोल को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। तो इसके अंदर का जो आरएनए है वो हमारी इस न्यूमोसाइट में क्या हो गया? रिलीज हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब कि आफ्टर गेटिंग इन्फेक्शन द वायरस इज रिलीजिंग इट्स आरएनए टू द होस्ट सेल। व्हाट इज द होस्ट सेल? यह जो वायरस हमारी जिस सेल के अंदर घुस आया है इस सेल को अब हम होस्ट सेल कहेंगे। और इस वायरस का आरएनए हमारी न्यूमोसाइट को प्राप्त हो गया है, मिल गया आरएनए। अब इस आरएनए से आगे की जो कहानी होगी वो हम अपने अगले डायग्राम में, यानी कि डायग्राम नंबर 4 में चल रहे हैं। आइए और हम अपने इस न्यूमोसाइट की अगली कहानी अब देखते हैं। हम इधर का सारा पोर्शन अब मिटा देंगे क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रही है, तो इधर का हम सब हटा देंगे और साफ कर देंगे और इस डायग्राम पर आप फोकस करिए। नाउ कम टू दिस डायग्राम हियर। यहां पे आप देख रहे हैं कि वायरस की ये जो खोल है ये फट चुकी है, वेसिकल फट गई है, आरएनए निकल के बाहर आ गया। अब हम जरा फोकस करते हैं अपने इस आरएनए पर, जो वायरस का आरएनए है। जरा इसकी क्वालिटी एक बार हम समझें। वायरल आरएनए, हम इसी को इसका जीनोम बोल रहे हैं। इसी को वायरल आरएनए का हम क्या वायरल आरएनए को क्या बोल रहे हैं? ये इसका जीनोम है। इसकी बनावट इस प्रकार है कि ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये UTR रीजन होता है 3 प्राइम एंड पर, 5 प्राइम एंड पर भी UTR अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। ये अनट्रांसलेटेड रीजन 5 प्राइम पर और UTR रीजन यहां पर भी, और इसमें पॉली ए सेगमेंट होता है। जैसे आपने यूकैरियोटिक आरएनए में देखा है, मैसेंजर आरएनए में क्या होता है? यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में क्या होता है? HNRNA बनता है यूकैरियोट्स में। तो उसका जो 3 प्राइम एंड होता है उस पर टेलिंग होती है, और टेलिंग के लिए यहाँ पर पॉली एडिनाइलिक ग्रुप जुड़ जाता है। इस घटना को टेलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर इस वायरस में भी बिल्कुल सिमिलरिटी हमारे उसी आरएनए से है, और यहाँ पर क्या है कि इसमें टेलिंग हो रही है और इस पॉइंट पर कैप होता है। यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी प्रकार से प्रोसीजर होता है जैसे आपने देखा है मैसेंजर आरएनए का। हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। यहाँ ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के आरएनए होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और दूसरा होता है निगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। क्या खूबी है इसकी? जनरली होता क्या है कि अगर हम सेंट्रल डोग्मा देखें तो सेंट्रल डोग्मा में ये होता है कि डीएनए से पहले क्या बनता है? आरएनए बनता है। इस आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है। अब आपको पता है कि चूंकि वायरस में तो डीएनए है ही नहीं, वायरस में डीएनए नहीं है, तो क्या ये फार्मूला लागू होगा? यहां पर ये फार्मूला नहीं लागू होगा। तो इस वायरस में कौन है? आरएनए है। सामान्य प्रक्रिया यह है कि जिन वायरसेज में आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होता है तो बिना डीएनए के आगे की प्रक्रिया नहीं चलती है। इसलिए सबसे पहले इस आरएनए को पहले डीएनए बनाना पड़ता है, और उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कहने का मतलब हम कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन जनरल जिन वायरसेज में आरएनए होता है, तो इस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं पहले डीएनए, और इस डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। फिर इस डीएनए से आरएनए बनता है, और इस आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है।
लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि जो हमारा कोरोना वायरस है उसमें आरएनए से डीएनए के निर्माण की यह प्रक्रिया नहीं चलती। आरएनए से डीएनए के निर्माण की यह प्रक्रिया नहीं चलती क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए इस प्रक्रिया में और यहाँ नहीं है। इसलिए इसका जो आरएनए है इतना स्मार्ट होता है कि इसको इन सब जंजाल में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि जिसे हम पॉजिटिव सेंस आरएनए कह रहे हैं ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन में प्रवेश कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ डीएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, जनरली हमारे न्यूक्लिक एसिड के कॉपी करने की जो विधि है, थोड़ा मैं आपका टाइम और लूंगा यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। एक न्यूक्लिक एसिड की एबिलिटी होती है कि वो अपना रेप्लिका तैयार करता है, यानी कि अपने जैसा दूसरा न्यूक्लिक एसिड तैयार कर लेता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह प्रक्रिया इतने प्रकार की हो सकती है। अगर हम यहां देखें तो यह प्रक्रिया इस तरह से हो सकती है। अगर डीएनए से डीएनए का निर्माण हो तो यहां पर जो एंजाइम लग रहा है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। जो एंजाइम यहां लग रहा है इसकी जरूरत पड़ेगी। ये केस नंबर 1 है। जब डीएनए से डीएनए का निर्माण हो तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। क्या इस वायरस में हो रहा है? जी नहीं, तो ये काम खत्म। दूसरा कह रहे हैं कि डीएनए से हम आरएनए का जब निर्माण करते हैं तो यहां पर डीएनए डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिससे निर्माण हो रही है, जिससे निर्माण होगा उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। इसलिए हम इसको डीएनए डिपेंडेंट, और बन कौन रहा है? आरएनए, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे इसको। इसी एंजाइम को, इस एंजाइम को हम ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं। इसको हम ट्रांसक्रिप्टेज, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो एंजाइम यानी कि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? चूंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो डिपेंडेंट किस पर है? डीएनए पर। तो डीएनए डिपेंडेंट बन कौन रहा है? आरएनए, तो आरएनए पॉलीमरेज नाम पड़ जाएगा, या शॉर्टकट में इसको हम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कहते हैं। अब आइए, क्या ये कोरोना वायरस में है? ना तो ये प्रक्रिया है ना ये प्रक्रिया है। तीसरी प्रक्रिया कौन है? जब हम आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं, आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दिस वन। एंजाइम कौन सा लगेगा? जिससे बन रहा है उससे डिपेंडेंट हो जाएगा। आरएनए डिपेंडेंट, बन कौन रहा है? डीएनए, तो क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमरेज बोलेंगे इसको। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए के टेम्पलेट से डीएनए का निर्माण हो रहा है। इस घटना को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस एंजाइम का दूसरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है। क्या कोरोना वायरस में ये काम हो रहा है? चूंकि डीएनए का कोई काम नहीं है यहाँ पर कोरोना वायरस में, इसलिए इन तीनों में से कोई भी स्टेप यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि जैसे यह आरएनए हमारे न्यूमोसाइट सेकंड में रिलीज हुआ तो इस आरएनए से कई कॉपीज बन जाती हैं। यानी कि आरएनए अपनी डुप्लीकेट कॉपी और एक दो नहीं कई संख्या में बना लेता है। इस प्रोसेस को आरएनए से आरएनए के निर्माण की क्रिया कहते हैं, और इसके लिए जो एंजाइम जरूरी है उसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, RDRP। फिर से सुन लें, आरएनए डिपेंडेंट क्यों हुआ? क्योंकि आरएनए का यूज होकर बन रहा है, और बनता कौन है? आरएनए ही बन रहा है, तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाएगा। यह बहुत ही रेयर प्रक्रिया है, ये सभी में नहीं होती। बड़ी मुश्किल से आरएनए अपना रेप्लिका तैयार करता है, लेकिन इस कोरोना वायरस की एक विशेष पहचान है कि इसका आरएनए अपनी ही तमाम कॉपीज तैयार कर लेता है। कहाँ पर बना रहा है? ये सारा काम हमारी इस होस्ट सेल, जिसके अंदर ये घुस चुका है हमारी लंग सेल के अंदर, वहाँ पर ये आरएनए का निर्माण कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये वायरस का आरएनए हमारे न्यूमोसाइट सेकंड के अंदर प्रवेश कर गया, तो प्रवेश करने के बाद अब ये क्या करता है? प्रवेश करने के बाद अब ये पहला काम ये करेगा, आरएनए, चूंकि ये पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है तो पहला काम तो ये करेगा कि ये
आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से अपने जैसी ढेर कॉपी बना लेगा, तमाम यहां पर आरएनए बना लेगा। अपने ही जैसी तमाम कॉपीज आरएनए की बना लेगा। इस घटना का नाम होगा रेप्लिकेशन। ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या करेगा? दूसरी तरफ ये जो है हमारे यानी कि होस्ट सेल में जो राइबोसोम है ये उसका इस्तेमाल करेगा। आपको मालूम है कि होस्ट सेल के अंदर कौन मौजूद है? होस्ट सेल के अंदर मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर स्थित है कौन? राइबोसोम। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम होस्ट सेल राइबोसोम बोलेंगे इसको, होस्ट सेल राइबोसोम। अब क्या करेगा कि इसका जो ये आरएनए है ये यहां पर आकर बाइंड कर जाएगा 5 प्राइम 3 प्राइम और यहां से बनाएगा क्या? यहां से बनाएगा प्रोटीन। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संबंध किससे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संबंध है हमारे गोल्जी बॉडी से। दिस वन, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी। अब होगा क्या कि यहां पर राइबोसोम का इस्तेमाल करके ये क्या बनाएगा? ये वो प्रोटीन्स बनाता है। ये वही प्रोटीन्स बन रहे हैं जो वायरस के एनवेलप में पाए जाते हैं। 3 प्रोटीन, कौन कौन सा बताया था? स्पाइक प्रोटीन बताया था, स्पाइक प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, S, E एंड M, और जिन्हें हमने कलेक्टिवली पॉली प्रोटीन कहा था। ये पॉली प्रोटीन्स यहां पर PP से दिखाया गया है। राइबोसोम का इस्तेमाल करके ये प्रोटीन्स बन जाएंगे। राइट। यानी कहने का मतलब कि वायरस के आरएनए ने 2 काम किया। पहला, जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होकर के अपने जैसे ढेर सारे आरएनए यहां पर भर दिया इसने। किसमें? होस्ट सेल के अंदर। ये सारा द्वंद्व कहां पर हो रहा है? ये हमारे न्यूमोसाइट के अंदर हो रहा है सेकंड में। दूसरा काम इसने क्या किया कि इसके आरएनए ने प्रोटीन बना लिया और बड़ा तेजी से ये काम होता है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव इसेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है इसकी पहचान ही यही है कि ये बिना किसी फॉर्मेलिटी के डायरेक्ट ट्रांसलेशन में प्रवेश करता है, बिना डीएनए की मदद के। ट्रांसलेशन का मतलब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। इस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की यही पहचान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि ढेर सारे आरएनए बन गए, ढेर सारे प्रोटीन बन गए। अब इस प्रकार से इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन यहीं तक। अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं और अपने इस डायग्राम में चल रहे हैं, डायग्राम नंबर 5। ये सारा काम, ये वही सेल है हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आगे का जो प्रोग्रेस हुआ वो क्या हुआ कि ये जो आरएनए थे और ये प्रोटीन, इन दोनों ने मिल करके क्या बना लिया? न्यूक्लियो प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। यही न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस के निर्माण में सहायक है। यानी कि यहाँ पर अब नए वायरस बनने जा रहे हैं। देखिए, एक एंटर किया था सेल के अंदर और बनेंगे इसकी लाखों कॉपीज बन जाएंगी, क्योंकि लाखों कॉपीज यहाँ पर किसकी हैं? आरएनए की हैं। तो लाखों कॉपीज के साथ ये प्रोटीन्स हैं। तो ये प्रोटीन और ये मिल करके असेंबली करेंगे। असेंबली कहाँ पर हो रही है? ये हमारे गोल्जी बॉडी के अंदर हो रही है। और इसी गोल्जी बॉडी के अंदर अब कोरोना वायरस, नए कोरोना वायरस बन जाएंगे। ये जो नए कोरोना वायरस हैं, अब ये गोल्जी बॉडी में इनकी असेंबली होगी और इस प्रकार से ये जो है ये नए कोरोना वायरस बन गए हैं। ये नए कोरोना वायरस, इनकी संख्या बढ़ गई है और इनकी संख्या बढ़ने से न्यूमोसाइट सेकंड के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा। इसी को कहते हैं वायरस लोड। क्या कहते हैं? अक्सर आपने सुना होगा न्यूज़ में कि वायरल लोड बॉडी में कम पाया गया, ये वायरल लोड ज़्यादा पाया गया। तो अगर रेप्लिकेशन फास्ट हो रहा है आरएनए का और सिंथेसिस अच्छी हो रही है और असेंबली उसको फॉलो कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में वायरस की संख्या बहुत कम समय में हमारे न्यूमोसाइट के अंदर लोड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूरी सेल के अंदर केवल वायरस ही वायरस नजर आएंगे, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हमारे न्यूमोसाइट सेकंड, ये जो सेल है, इस पर वायरस लोड बढ़ गया है। इस वायरस लोड के बढ़ने से ये सेल अब क्या होगी? डैमेज होगी। क्या हो जाएगी? यह सेल डैमेज होगी और फिर ये जो वायरस हैं ये निकल करके जो दूसरी कोशिकाएं हैं यहाँ पर लंग एल्वियोली की जो दूसरी सेल्स हैं,
और भी जो न्यूमोसाइट्स हैं, अभी एक न्यूमोसाइट में एंट्री किया था, अब ऐसे धीरे धीरे करके उस लंग एल्वियोली की जितनी न्यूमोसाइट्स हैं इन सब पर यही काम करेंगे, सबको डैमेज करेंगे। इस डैमेज के दौरान होता क्या है कि ये जो सेल्स हैं यहाँ पर, अब ये जब डैमेज कर रही तो डैमेज सेल से विशेष प्रकार के इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स निकलते हैं। जब ये सेल फटेगी तो यहाँ से विशेष प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स कहते हैं, जो कि बॉडी में जलन पैदा करते हैं। ऐसे इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स यहाँ पर उनकी लिस्ट हम आपको बना रहे हैं, जरा देखिए। जैसे कि अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मिटा देंगे और हम अब बात कर रहे हैं कि हमारा जो वायरस है वो न्यूमोसाइट सेकंड को फाड़ कर बाहर निकला। अब ये जब बाहर निकलेगा तो ये जो डैमेज्ड न्यूमोसाइट सेकंड है इसमें से इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स रिलीज होंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमोसाइट सेकंड है, न्यूमोसाइट सेकंड गेट्स रप्चर्ड ड्यू टू वायरस लोड। वायरस लोड की वजह से फटेगा, फिर क्या होगा, रप्चर्ड सेल रिलीजेज इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स। ये जो रप्चर्ड न्यूमोसाइट है यहां से इन्फ्लेमेटरी मटेरियल निकलेंगे और जो न्यू वायरस यहां पर एराइज हुए हैं, न्यू वायरस गो टू इन्फेक्ट न्यूमोसाइट सेकंड, यानी कि लंग्स की दूसरी कोशिकाओं में इन्फेक्शन शुरू कर देंगे। और जो डैमेज सेल है उसने क्या निकाला, उसने इन्फ्लेमेटरी मटेरियल यहां पर रिलीज किया जो जलन पैदा करने में सहायक है। ये इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स लंग में एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको हम लंग मैक्रोफेज कहते हैं। स्टिमुलेटेड, ये जो लंग मैक्रोफेजेज हैं, अगर आपको याद हो तो लंग्स में ये डस्ट सेल्स होती हैं, दीज आर नोन एज डस्ट सेल्स। ये मैक्रोफेजेज है, दीज आर मॉडिफाइड मोनोसाइट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में पाई जाने वाली जो मोनोसाइट कोशिकाएं हैं उनसे मॉडिफाई होकर के ये मैक्रोफेज बनते हैं और डिफरेंट ऑर्गेन्स में इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे लंग्स में कफर सेल होता है, उसी प्रकार से लंग्स में ये डस्ट सेल्स होती हैं, ये उत्तेजित हो जाएंगी और डस्ट सेल उत्तेजित होने के बाद यहाँ से 3 मटेरियल रिलीज करती हैं। हम इन सभी मटेरियल्स को कहते हैं इंटरल्यूकिन फर्स्ट, अब इनको शॉर्टकट में लिखेंगे इंटरल्यूकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स, ये 3 प्रकार के केमिकल्स यहां से रिलीज होते हैं। कहां से, ये जो लंग माइक्रोफेजेज हैं जब ये उत्तेजित हो जाती है, उत्तेजित क्यों हुई, क्योंकि वो जो न्यूमोसाइट जिस पर वायरस लोड था वो फट गई और वहां से उसने जहर निकाला। जहर कैसा है, ये इन्फ्लेमेटरी मटेरियल है। इसने उत्तेजित किसको किया, लंग माइक्रोफेज स्टिमुलेट कर गई। इससे क्या हुआ, लंग माइक्रोफेजेज को हम डस्ट सेल के नाम से जानते हैं। ये डस्ट सेल सब 3 प्रकार के केमिकल रिलीज करेंगी जिनका नाम है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF। हम इनको साइटोकाइंस भी कहते हैं। ये साइटोकाइंस जो होते हैं ये हमारे इन्फेक्टेड कोशिकाओं से निकले हुए डिफेंस मटेरियल्स होते हैं। तो ये जो साइटोकाइंस हैं इनमें से एक इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है और TNF ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स। ये जब 3 रिलीज होते हैं तो आगे की कहानी हम अपने अगले डायग्राम में अब दिखाने चल रहे हैं आपको, राइट। अगले डायग्राम में हम आपको अब दिखाएंगे कि यह जो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और INF ये निकले हैं मैक्रोफेजेस से, अब ये आगे चल करके डैमेज करना शुरू करते हैं। यानी कि बहुत बड़ा डैमेज अब स्टार्ट होने जा रहा है लंग्स के अंदर ड्यू टू द रिलीज ऑफ दीज इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स। इनकी वजह से अब डैमेज स्टार्ट होने जा रहा। अभी तक वायरस ने क्या किया था, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेप्लिकेट किया था, अब डैमेज स्टार्ट होगा। यह जो डैमेज होने जा रहा है इसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल चेंज।
इसे हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कोविड-19 पार्ट 3। दिस वाज कोविड-19 पार्ट 2। अंडरस्टैंड? ये सारी कहानी आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब पैथोलॉजिकल डिटेल और अगले सेगमेंट में अपने हम यानी कि कोविड-19 पार्ट 3 में ये देखेंगे कि ये जो कॉमन डैमेज हो रहा है किस किस लेवल पर हो रहा है और हमारा शरीर इनसे लड़ता क्यों, यानी लास्ट में हम आपको बचाव के उपाय और हमारे शरीर की इम्यूनिटी इस वायरस के खिलाफ किस प्रकार लड़ती है, और फिर हम यह जानें कि इस वायरस से मुक्ति का मार्ग क्या हो सकता है, कैसे हमारा शरीर इस वायरस से मुक्ति दिलाएगा। इन सारी चीज़ों पर हम अपने कोविड-19 पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 यहीं तक, आज के लिए इतना ही। ठीक है, समझ में अच्छी तरीके से हमारे ख्याल से आ गया होगा आपको। ठीक है, थैंक यू।